दोस्तों ये क्वेश्चन सीसीआर में दिसंबर 2019 में आया हुआ है जो पार्ट सी से लिया गया है। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से आपको सीसीआर के क्वेश्चन सॉल्व करके देते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं वो आपकी स्क्रीन तक सबसे पहले पहुँचेंगे, जो कि यूट्यूब पर आपको शो होंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन द टेबल बिलो कॉलम ए लिस्ट लिगेंड एंड कॉलम बी लिस्ट क्लासेस ऑफ रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे दो कॉलम है, एक कॉलम ए है, कॉलम बी है। कॉलम ए में जो है वो यहाँ पर लिगेंड्स हैं, ठीक है। कॉलम बी में क्या है, उसके रिसेप्टर्स हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है ए, सीरोटोनिन, ठीक है। सीरोटोनिन क्या करता है, यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। अगर आप देखें तो ये ऑप्शन करेक्ट हैं। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, हम अभी पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे इसको बाद में कौन सा ऑप्शन क्यों करेक्ट है, किस ऑप्शन को हम क्यों करेक्ट कहेंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल जो क्वेश्चन है एज इट इज़ करेक्ट है जैसे लिखा हुआ है। तो जैसे सीरोटोनिन, तो सीरोटोनिन का रिसेप्टर्स जो होता है, सीरोटोनिन बाइंडिंग एक्टिवेट्स जी प्रोटीन, ये बात बिल्कुल सही है, विच एक्टिवेट्स और इनहिबिट्स एन एंजाइम दैट जनरेट्स ए स्पेसिफिक सेकंड मैसेंजर एंड ओपन्स आयन चैनल, ठीक है। तो सीरोटोनिन जो है बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर्स है। हमने पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है सीसीआर का सी पार्ट में, तो जिसमें हमने बताया था न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटिल कोलिन के बारे में हमने बताया था। वहाँ पर वो क्वेश्चन स्पेसिफिक था एसिटिल कोलिन के लिए। तो एसिटिल कोलिन, सीरोटोनिन और यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है ग्लाइसिन, ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं जैसे सीरोटोनिन है, ग्लाइसिन है ना, और एसिटिल कोलिन है, तो एसिटिल कोलिन है, ठीक है। तो एसिटिल कोलिन के बारे में हम पहले क्वेश्चन में समझा चुके हैं। उसी तरह से सीरोटोनिन और ग्लाइसिन है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, ये लीगेंड गेटेड चैनल्स यूज़ करते हैं। लीगेंड गेटेड चैनल्स क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि लीगेंड गेटेड चैनल्स उनको कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं उन पर बाइंड करते हैं, फिर उसके बाद जो आयन है उनका जो है परमेबिलिटी होती है, आयन्स आ जा सकते हैं, है ना। अब लीगेंड गेटेड चैनल हमने पहले क्वेश्चन में बताए हैं, एसिटिल कोलिन वाले क्वेश्चन में जो हमने पहले सोल्व किया था, आपने देखा होगा। तो उसमें हमने बताया था कि जो लिगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल जो सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम को परमेबल करें, और दूसरा होता है एनायन चैनल, लिगेंड गेटेड एनायन चैनल। तो लिगेंड गेटेड एनायन चैनल वो होता है जो जैसे क्लोराइड आयन, HCO3, कार्बोनेट आयन, है ना, इन सब को जो है इन सब को जो निगेटिवली चार्ज होते हैं उनको पास करें, है ना। तो जैसे सीरोटोनिन और ग्लाइसिन है, सीरोटोनिन और ग्लाइसिन में एक डिफरेंस है। सीरोटोनिन जो है ये स्पेसिफिकली लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल्स पे बाइंड करता है ना, जबकि ग्लाइसिन जो है वो कि लिगेंड गेटेड एनायन चैनल पे बाइंड करता है। तो ये डिफरेंस है। जबकि सीरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन और ग्लाइसिन तीनों के तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो जो सीरोटोनिन का ऑप्शन दे रखा है, सीरोटोनिन बाइंडिंग एक्टिवेट्स जी प्रोटीन विच एक्टिवेट्स और इनहिबिट्स एन एंजाइम दैट जनरेट्स अ स्पेसिफिक सेकंड मैसेंजर एंड ओपन्स आयन चैनल, ये बात सही है। तो ये जो आयन चैनल्स ओपन करता है वो कैटायन चैनल्स को ओपन करता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट जाते हैं हम इंटरफेरोन्स में, है ना। तो इंटरफेरोन्स जो है ये एक ग्रुप होता है इंटरफेरोन्स का, जो कि सिग्नलिंग प्रोटीन्स कहलाते हैं, है ना। और ये सिग्नलिंग प्रोटीन्स सिक्रीट होते हैं होस्ट से। जब हमारी बॉडी में कोई वायरस एंटर होता है तो वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी हमारी बॉडी की जो होस्ट सेल्स होती हैं, हमारी जो सेल्स होती हैं वो क्या करती है, इंटरफेरोन सिक्रीट करती हैं, है ना, जो वायरस से लड़ने में मदद करता है। वायरस के प्रेजेंस होने के लिए हमें वायरस के हमारी बॉडी में वायरस एंटर हुआ है तो उसको वायरस को रेस्पॉन्स करते हैं इंटरफेरोन्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही है। इंटरफेरोन्स बाइंडिंग causes receptor monomers to dimerize. Dimeric receptor then interacts with and activates one or more cytosolic tyrosine protein kinases, ठीक है।
तो ये बिल्कुल सही है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन को ही पढ़ रहे हैं, हम इसके एक्सप्लेनेशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अभी आपको शो करेंगे। फिर आ जाते हैं हम ग्लाइसिन के ऊपर। ग्लाइसिन, तो बाइंडिंग चेंजेस द कन्फर्मेशन ऑफ द रिसेप्टर सो दैट स्पेसिफिक आयंस फ्लो थ्रू इट। तो ग्लाइसिन जो स्पेसिफिक आयंस फ्लो कराता है वो होते हैं क्लोराइड माइनस आयन, है ना, और HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन को और क्लोराइड आयन को फ्लो करा सकता है। मतलब जो ग्लाइसिन जिस रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो वो रिसेप्टर होगा लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल्स एक्टिवेट होगा उससे, सॉरी एनायन चैनल्स, है ना, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज आयंस को ही फ्लो करा सकता है। लिगेंड गेटेड एनायन चैनल। सीरोटोनिन वाला जो होगा वो होगा लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल्स, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को परमेबल करा सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चैनल्स के थ्रू, ठीक है। अब आते हैं हम इंसुलिन के ऊपर। तो इंसुलिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ये सब ग्रोथ, ये सब के सब क्या होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, है ना। तो पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, तो इंसुलिन के सामने जो ऑप्शन दे रखा है वो भी करेक्ट है। इंसुलिन बाइंडिंग लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। मतलब पहले इंसुलिन बाइंड करेगा और जो इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेजेस होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उनकी एक्टिविटी को जो होगा वो बढ़ा देगा, एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। विच वन इज़ द करेक्ट मैच, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब हम चलेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन पर कि क्यों करेक्ट है। दोस्तों तो चलते हैं हम सबसे पहले पॉइंट पर कि हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या हैं, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर्स कैरी सिग्नल्स बिटवीन न्यूरॉन्स और फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर टाइप्स ऑफ टारगेट सेल्स लाइक मसल सेल्स, है ना। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो सिग्नल्स कैरी करते हैं न्यूरॉन के बीच में या फिर न्यूरॉन से मसल सेल्स के बीच में करते हैं। अब कौन कौन से होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, है ना। एसिटिलकोलिन होता है, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, हिस्टामाइन, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में गाबा भी कहते हैं। तो एसिटिलकोलिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, हिस्टामाइन, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, गाबा, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक तो इसी पेपर में दिसंबर 2019 में CCR में एसिटिलकोलिन का अलग से क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको याद रखना है, ग्लाइसिन भी याद रखना है आपको और सीरोटोनिन भी याद रखना है। ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल को कैरी करते हैं या फिर न्यूरॉन से मसल सेल्स में कैरी करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है पेप्टाइड हार्मोन क्या होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं या ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे इंसुलिन होता है, ठीक है, ग्लूकागोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन। तो ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ये सब पेप्टाइड हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस आर ए ग्रुप ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन्स, जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था, मेड एंड रिलीज्ड बाय होस्ट सेल्स इन रेस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ सेवरल वायरसेस, है ना। अगर बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर अगर वायरसेस एंटर करेंगे तो इंटरफेरेंस जो होते हैं सबसे पहले उसका रेस्पॉन्स करते हैं, है ना। अब देखिए न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है नेचर में, हाइड्रोफोबिक, और न्यूरोट्रांसमीटर कैसे होते हैं नेचर में, हाइड्रोफिलिक। इसका मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्ट डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, है ना, डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो फिर कैसे जाएंगे, फिर इनके फंक्शन करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर कुछ रिसेप्टर होते हैं, मैं एक रिसेप्टर बना रहा हूँ जो यहाँ पर ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होगा और इसका एक पार्ट ऊपर होगा और एक अंदर होगा सेल के। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, इस रिसेप्टर पर पहले बाइंड करेगा, है ना। जब इस पर बाइंड करेगा तो ये बाइंड करने के बाद यहाँ से इस अपने रिसेप्टर के थ्रू अंदर सिग्नल भेजेगा जो भी फंक्शन होना है। तो न्यूरोट्रांसमीटर हाइड्रोफिलिक होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में, इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर डायरेक्ट पास नहीं कर सकती, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट पास नहीं हो सकते। जबकि अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में, इसलिए यहाँ से पास नहीं हो सकता, है ना। अब न्यूरोट्रांसमीटर हाइड्रोफिलिक होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं डायग्राम पे।
अब आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये जी प्रोटीन स्ट्रक्चर है। अब कभी कभी आप देखते हैं क्वेश्चन में आता है कि कोई प्रोटीन जो है जी प्रोटीन है वो कितना ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर तो ये एन टर्मिनल जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पर है और जो कार्बोक्सिल टर्मिनल सी टर्मिनल है वो साइटोसोलिक साइड पर है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो जी प्रोटीन्स होता है, जी प्रोटीन्स 7 ट्रांस मेम्ब्रेन पास स्ट्रक्चर होता है। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन पास अल्फा हेलिसेस होते हैं। तो इसे 7 ट्रांस मेम्ब्रेन पास क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 7 टाइम्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होता है। अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये 7 टाइम्स पास होता है। तो जी प्रोटीन्स जो होते हैं, जी प्रोटीन्स रेस्पॉन्स करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जैसे कि सीरोटोनिन, ग्लाइसिन, एसिटिलकोलिन। तो जी प्रोटीन्स जब यहाँ पर ये जो एन टर्मिनल आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जब कोई हार्मोन्स बाइंड करता है तो इस हार्मोन के बाइंड करने के रेस्पॉन्स में ये अंदर सिग्नल पास करते हैं, ठीक है, सेल के अंदर। तो जी प्रोटीन्स इस तरह से फंक्शन करते हैं, जिसको मैं दूसरे डायग्राम से आपको भी क्लियरली समझाऊंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जब कोई हार्मोन है ना, चाहे वो न्यूरोट्रांसमीटर हो, न्यूरो हार्मोन हो, है ना, तो न्यूरो हार्मोन जब यहाँ पे बाइंड करेगा तो ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर क्या है? ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो है ये जी प्रोटीन है अंदर अल्फ़ा बीटा गामा सब यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है। जी प्रोटीन अल्फ़ा बीटा गामा सब यूनिट से मिलकर बनता है। तो ये रिसेप्टर जो है जी प्रोटीन से बाइंड है, ठीक है। तो जी प्रोटीन से इस तरह से बाइंड है ये रिसेप्टर। तो जब हार्मोन यहाँ पर बाइंड करता है तो इसके बाइंड करने की वजह से एक सिग्नल अंदर जाता है, तो ये इनएक्टिव जी प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। कब एक्टिव हो जाता है? जब अल्फ़ा सब यूनिट सेपरेट हो जाती है। अल्फ़ा सब यूनिट सेपरेट होकर के यहाँ पर जा कर के एडिनाइलिल साइक्लेस एंजाइम को एक्टिवेट करती है, जब यहाँ पर इसका फास्फोराइलेशन होगा, ठीक है। तो एटीपी से यहाँ पर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट रिलीज़ होता है। तो जी प्रोटीन को हम ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं। जी प्रोटीन को ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। तो कब एक्टिवेट होगा अल्फा सब यूनिट? जब हार्मोनल सिग्नल आएगा। अब ये क्या करेगा? एडिनाइलिल साइक्लेस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। इसके एक्टिवेट होने से यहाँ पर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट रिलीज़ होगा, जो एटीपी के कन्वर्जन से रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। फिर ये अंदर फर्दर फंक्शन करता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर सीरोटोनिन बाइंडिंग जो है वो जी प्रोटीन को अगर एक्टिवेट करता है ना, तो जो सीरोटोनिन जब बाइंड करेगा, मान लीजिए ये हार्मोन सीरोटोनिन है, तो अगर सीरोटोनिन जो है यहाँ पर बाइंड करेगा तो इसके बाइंड करने से ये जो जी प्रोटीन है ना, जी प्रोटीन जो है ये जी प्रोटीन यहाँ से अल्फा सब यूनिट को एक्टिवेट कर रहा है। तो ये कुछ एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है अंदर जी प्रोटीन और इनहिबिट करता है। यहाँ पर तो हम एडिनाइलिल साइक्लेस का एग्जांपल ले रहे हैं कि इसने इसको एक्टिवेट किया है, लेकिन जो जी प्रोटीन होता है, जी प्रोटीन एक्टिवेट भी कर सकता है एंजाइम को और इनहिबिट भी कर सकता है ना। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर CAMP, जैसे उसमें कहा था क्वेश्चन में, सीरोटोनिन बाइंडिंग एक्टिवेट्स जी प्रोटीन विच एक्टिवेट्स और इनहिबिट एन एंजाइम दैट जनरेट्स ए स्पेसिफिक सेकंड मैसेंजर एंड ओपन्स आयन चैनल्स, है ना। तो अब अगर जब ये एक्टिवेट होता है एडिनाइलिल साइक्लेस को, तो इसने ATP से क्या बनाया यहाँ पर? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP, है ना। तो AMP जो है वो सेकंड मैसेंजर है। तो जब जी प्रोटीन एडिनाइलिल साइक्लेस को एक्टिवेट करेगा तो यहाँ से इसके एक्टिवेट होने से ATP से CAMP रिलीज होता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो कि सेकंड मैसेंजर है। तो सीरोटोनिन वाला जो फर्स्ट ऑप्शन था, आप वीडियो को देख करके क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब हम आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, चलते हैं हम। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो इंटरफेरॉन्स होते हैं, इंटरफेरॉन्स एक सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं, है ना, ग्रुप होता है सिग्नलिंग प्रोटीन्स का। तो जो सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं ये क्या करते हैं? वायरसेस जो एंटर होते हैं बॉडी में उनका रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। तो करते कैसे हैं रिस्पॉन्स? तो इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं? फर्स्टली ये आप देख रहे हैं, ये तो ग्रोथ फैक्टर है ना। तो इसी तरह से जैसे ग्रोथ, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ग्रोथ फैक्टर के बाइंडिंग करने से ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो उसी तरह से क्या होता है, ये जो होता है इंटरफेरेंस जो रिस्पॉन्स करते हैं, ये टायरोसिन
प्रोटीन है, ये क्या है, टायरोसिन प्रोटीन है। तो जो टायरोसिन प्रोटीन्स होते हैं, क्या होता है कि इंटरफेरॉन्स जब बाइंड करेगा तो ये जो टायरोसिन रिसेप्टर्स होते हैं ये डाइमर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डाइमर। देखिए ये एक ये है, एक ये है ना। तो इन दोनों ने, मोनोमर्स ने मिलकर के एक डाइमर बनाया। ये ग्रोथ फैक्टर है यहाँ पर। इसकी जगह हम कंसिडर करेंगे इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स बिल्कुल ग्रोथ फैक्टर जैसे बाइंड कर रहा है तो डाइमर बन रहा है, उसी तरह से इंटरफेरॉन्स के बाइंड करने से भी डाइमर बनता है। और जब डाइमर बनता है तो अंदर क्या होता है कि ऑटोफॉस्फोरिलेशन होता है ना। और ये जो प्रोटीन्स आप देख रहे हैं, इसने इस मोनोमर ने इसका फास्फोरिलेशन किया, देखिए फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और इस मोनोमर ने इसका फास्फोरिलेशन किया, तो इसे हम फास्फोराइलेशन भी कहते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन टायरोसिन काइनेसिस में देखा जाता है। तो इंटरफेरॉन्स में, है ना, इंटरफेरॉन्स में क्या होता है कि जब इंटरफेरॉन्स बाइंड करते हैं तो इसके बाइंड करने के रेस्पेक्ट में टायरोसिन प्रोटीन्स जो हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इनके एक्टिवेट होने से ये आपस में एक दूसरे का फास्फोरिलेशन करने लगते हैं, और फास्फोरिलेशन करके ये एक डाइमर बना लेते हैं। जब ये डाइमर बना लेते हैं तो ये फिर वायरस का रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इनके फंक्शन करने का तरीका। अब हम आ जाते हैं ग्लाइसिन के केस पे। तो होता क्या है दोस्तों कि जब ग्लाइसिन जो होता है, ग्लाइसिन क्या करता है कि जब ग्लाइसिन एक न्यूरो हार्मोन है, ठीक है। तो ग्लाइसिन जब बाइंड करता है अपने रिसेप्टर, मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इसका रिसेप्टर है, तो जब बाइंड करता है तो इसके बाइंडिंग की वजह से जो यहाँ पर जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, ये जो चैनल्स होते हैं, ये चैनल्स क्या करेंगे, ओपन कर जाएंगे, जिनकी वजह से, इनके ओपन करने की वजह से यहाँ पर ये जो क्लोराइड आयन है या बाइकार्बोनेट आयन है, ये यहाँ से पास कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्लाइसिन के ऐसा करने से होता है। तो इसके ऐसा करने से बाइंडिंग ऑफ ग्लाइसिन, है ना, बाइंडिंग ऑफ ग्लाइसिन चेंजेस द कन्फर्मेशन ऑफ द रिसेप्टर सो डेट स्पेसिफिक आयन, स्पेसिफिक, अब ये स्पेसिफिक हुए क्लोराइड आयन या HCO3-, ऐसा नहीं है कि कोई भी आयन्स जैसे सोडियम है ना, पोटेशियम है, हर किसी के लिए परमिएबल है, नहीं, ये सिर्फ स्पेसिफिक आयन्स के लिए ही परमिएबल होता है। जैसे यहाँ पर हमने क्लोराइड आयन की बात करी, और हमने बात की क्लोराइड आयन की, और हमने बात की बाइकार्बोनेट आयन की। तो सिर्फ ये स्पेसिफिक आयन्स ही यहाँ से परमिएबल होते हैं ग्लाइसिन के बाइंड करने से, ठीक है। अब हम चलते हैं इंसुलिन का क्या फंक्शन है। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन क्या करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जब यहाँ पर जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे जब इंसुलिन, है ना, ये इंसुलिन यहाँ पर आके बाइंड करेगा इस रिसेप्टर पर। जब इंसुलिन यहाँ पर बाइंड करता है तो ये क्या करता है, जो इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेस होते हैं, है ना, टायरोसिन काइनेस जो होते हैं, टायरोसिन काइनेस, तो ये क्या करता है, इसके बाइंड करने से इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेस की जो एक्टिविटी होती है ना, वो बढ़ जाती है, एक्टिवेशन हो जाता है इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेसिस की। फिर इंसुलिन के बाइंड करने से इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेसिस एक्टिवेट हो जाते हैं सेल के अंदर के। फिर फर्दर फंक्शन इंसुलिन अपना रिस्पॉन्स करता है, जो ग्लूकोज के लेवल को कम करने में मदद करता है ना। तो इस तरह से इसके ये 4 ऑप्शन जो होते हैं, चारों ऑप्शन करेक्ट थे, जो कि फर्स्ट ऑप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आप वीडियो में बैक जाके देखेंगे क्वेश्चन को, तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी तरह से CSIR के C पार्ट के, B पार्ट के, लाइफ साइंसेस के सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच।